Dear students, I hope you all are fine and doing well. So I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is BP 405T. So dear student, in this video tutorial, we will see some of the historical background of pharmacognosy. We have already completed the general definition of the pharmacognosy. Let's start the historical part. So the historical and the development of the pharmacognosy. So the entire history of pharmacognosy divided into various periods, like the ancient Egyptian period, the Babylonians, the old Indian medicine system, that is also known as the Ayurveda, the old Chinese system of medicine, the Greek and Roman contributions, and the Islamic contribution. So the history of the pharmacognosy is divided into following periods. अब इस चीज का मतलब क्या है? मतलब एशियन pharmacognosy हम क्या स्टडी करते हैं? ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. मतलब कि एशियन इजिप्शियंस ने कुछ ड्रग्स यूज की होंगी, या तो प्लांट ओरिजिन की या एनिमल ओरिजिन की, वो मिनरल ओरिजिन की भी हो सकती हैं, लेकिन वो सारी ड्रग्स क्या होंगी? नेचुरल ओरिजिन से. और वो ड्रग किस लिए यूज करते थे? नेचुरल सी बात है, अपने डिजीजेस को रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि तब कोई वेल एस्टेब्लिश्ड एलोपैथिक सिस्टम नहीं था. तो क्या चीज यूज करेंगे? जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मिनरल हमें दिख रहे हैं, हम उसी में से मेडिसिन बनाने की, उसी में से एज अ मेडिसिन उसको यूज करते हैं. तो बेबीलोनियंस ने भी इसी तरह का काम किया. ओल्ड इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेद में तो हम पढ़ते ही हैं. आयुर्वेद में कई बुक्स लिखी गई, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता. सर्जरी की बुक है सुश्रुत, और चरक में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है. उसी तरह से ग्रीक एंड रोमन, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन के ड्रग्स हम यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. एक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इन सबका. फर्स्ट इज द एशियन इजिप्शियन पीरियड. तो देखिए, एशियन इजिप्शियन, जब भी इजिप्शियन की बात होगी तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है, आप लोगों के दिमाग में भी आएगी, जो ममीज है, जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने की जो टेक्निक थी एशियन इजिप्शियंस की, वो बहुत ही ज्यादा रिनाउंड, बहुत ही ज्यादा यूनिक. इतने हजार साल बाद भी वो बॉडीज फुली प्रिजर्व्ड है. सो कैसे? दे आर एक्सप्लोरिंग द मेडिसिनल और द नेचुरल रिसोर्सेज. सो द एशियन इजिप्शियंस 3000 BC की बात हो रही है, वर एक्सपर्ट्स इन यूजिंग ड्रग्स फॉर क्यूरिंग डिजीजेस. The drugs of the vegetable origin use include aloe. वो aloe यूज किया उन्होंने, एक ड्रग है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे एलोवेरा. गम, they are using gums that is obtained from natural trees. Myrrh, poppy, pomegranate, linseed, squill, coriander, onion, castor, melon, etc. अब जैसे एक वर्ड यूज हुआ मिर, तो मिर भी हम एक रेजिन है जो कि ऑब्टेन करते हैं प्लांट से. हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में. जैसे एक वर्ड हुआ गम्स, तो बेसिकली अकेशिया गम इज वेरी वेरी फेमस एंड यूज्ड बाय इजिप्शियंस आल्सो. अकेशिया गम्स में उसी तरह से ट्रेगाकेंथ गम है, अकेशिया गम्स है, जो हमें प्लांट से मिलती है, जो इजिप्शियंस ने भी यूज की पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और डिसऑर्डर्स के लिए. उसी तरह से पोमीग्रेनेट अनार, देन लिंसीड अलसी, स्क्विल प्याज, धनिया, अनियन, अगेन कैस्टर मतलब कैस्टर ऑयल. ओपी मीन्स ओपियम. ओके, तो नेक्स्ट लाइन है द फर्स्ट रिकॉर्डेड प्रिस्क्रिप्शन. तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन भी बनाई. वाज फाउंड इन, कहां पे मिली वो हमें? इजिप्शियन टॉम्ब्स पे, लाइक हेरेटिक पेपरी एंड एब्रस पेपिरस, आल्सो द गायनाकोलॉजिक पेपिरस. तो कुछ एक टॉम्ब्स थे, कुछ एक मकबरे थे, जहां पे इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, जिसे नाम दिया गया पेपिरस. तो ये बेसिकली टॉम्ब्स पे अपनी लैंग्वेज में जो यूज करते थे, वहां पे उन्होंने लिख दिया गया, और उसको हमने क्या बोला? पेपिरस. लाइक द हेरेटिक पेपरी, एब्रस पेपिरस एंड गायनाकोलॉजिक पेपिरस. Second one is so the Babylonians, they used mainly drugs for cure diseases, and they are mainly of vegetable origin drugs. So they basically use different type of 250 suppose plant materials, and out of which 180 plant materials of animal sources. And many of these drugs are also known to the ancient Egyptians. तो ये आपको याद रखना है, बेबीलोनिया था क्या? इट इज एन एशियंट स्टेट बेस्ड in the central southern Mesopotamia region, which was a part of the ancient Persia. तो पर्शिया में बेबीलोनियन किंगडम थी. वहां पे तो बेबीलोनियंस थे, जो लोग थे, वो काफी ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते थे अपनी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स के लिए. तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट वन इज द ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब आयुर्वेद. आयुर्वेद कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के. तो ऋग्वेद के उपवेद से हमने आयुर्वेद लिया है. ऋग्वेद आपको पता है हमारे इंडियन सिस्टम में वी हैव 4 वेदा,
ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद और अथर्ववेदा। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से लिए गया, दैट इज 2000 BC की बात हो रही है। इट कंटेन द सेक्रेड मेडिसिनल प्लांट्स एंड द कलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल। देयर इज अ बेसिकली प्रोसीजर। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर एक चीज के बारे में प्रोसीजर बताया गया। जैसे हमने बात की थी त्रिफला चूर्ण की, त्रिफला, 3 फल यूज करते हैं उस चूर्ण को बनाने के लिए। पाउडर फॉर्मुलेशन है, दैट इज नोन एज त्रिफला। आंवला, बहेड़ा और हरड़, 3 अलग अलग प्लांट्स के फ्रूट को अलग अलग कॉम्पोजिशन है उसके, हम यूज करते हैं। तो सपोज प्लांट को कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट करने के लिए भी देयर इज अ प्रोसीजर मेंशन्ड इन द आयुर्वेदा। किस समय पे किस प्लांट को कलेक्ट करना है, दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन अवर एशियन टेक्स्ट। ऐसे नहीं है कि हम गए दिन में और प्लांट तोड़ लिया और उसको फटाफट यूज करने लगे, नो। सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हमने डिटेल में स्टडी करें। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन द आयुर्वेदा, जैसे पंच महाभूत। तो एज पर आयुर्वेदा एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है वो इन 5 चीजों से मिलकर बना है। तो फिलहाल अपना याद रखें, वो हम डिटेल में करेंगे एक एक एस्पेक्ट आयुर्वेद का। एक बुक याद रख लिया आपको, चरक संहिता। तो व्हाट इज चरक संहिता? इट इज एन संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा which was written by ऋषि चरक। उसी तरह से दूसरी बुक आपको याद रखनी है, सुश्रुत संहिता। इट was related to the surgery, was written by ऋषि सुश्रुत। फिलहाल हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आयुर्वेदिक ड्रग्स आर लाइक चंदन, सैंडलवुड, लौंग, पेपर, दैट इज काली मिर्च, then caraway, ginger, benzoin, cannabis, castrol. There are number of Ayurvedic plants that we are using and exploring today. Okay. Next one is the old Chinese system of medicine. So beside the famous acupuncture, China का सबसे important famous जो medicinal treatment है, that is known as acupuncture. The Chinese medicine is very recognized for the herbal medicine. China में भी बहुत ज़्यादा herbal medicines का use हो रहा है. The Pensang Kang Moa. Basically, it is a book and it contains the collection or the information about different medicinal plants of plant and as well as of the animal kingdom. And book also include the description about the treatment of various diseases. As you can see, this is the Chinese medicinal plant book, Pensong Ka Moa. Next is the Greek and Romans. So the Pythagoras in 560 BC used the drugs like mustard and squill. It was very famous. Pythagoras theorem is there. And Hippocrates in 460 BC was familiar with various drugs and wrote Corpus Hippocraticum. Yes, you can see here Corpus Hippocraticum contain number description about medicinal plants as well as some animal drugs. And Dioscorides wrote Greek herbal of Dioscorides. तो आपने 3 चीजें याद रखनी है इसमें, 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के नाम, पाइथागोरस, Hippocrates and Dioscorides. तो Dioscorides ने क्या लिखा? Greek herbal of Dioscorides, which contains about 5,000 medicinal plant in addition to the animal and the mineral drugs. So this is the Greek herbal of Dioscorides. And there is next is the Islamic contribution. So in Islamic writings were found the first beginning of the chemistry, the name which is derived from the Arabic word. ये बोलने का मतलब क्या है? तो केमिस्ट्री, जो केमिया वर्ड है, केमिस्ट्री, वो एक अरेबिक वर्ड कीमिया से आया है। And such as Islamic contribution and alcohol or alkalis भी यूज की। And the Arabs added numerous new plants and medicaments to those which are already known to the Greek and Roman. तो अरब्स ने काफी चीजें इसमें ऐड की, किसमें? इस्लामिक कंट्रीब्यूशन ये रही इसमें कि काफी ज्यादा ड्रग्स ऐड की गई अरब्स द्वारा। As you can see, there are a number of books also, that is Greco-Arab and Islamic herbal medicine as well as the handbook of the Arabian medicinal herbs. So in this video tutorial अभी तक हमने क्या देखा? History of pharmacognosy में the ancient Egyptian period, the Babylonians, the old Indian medicine, that is Ayurveda, old Chinese system of medicine, and the Greek and Romans as well as the Islamic contribution. तो कुछ एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के आपके नाम आप लोगों को याद रखने हैं हिस्ट्री में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो in the last, I acknowledge all the sources I have used. So thank you very much. To see you in the part 2 lecture of the history. Thank you. I welcome you all in the part 2 video of history and development of the pharmacognosy. So in the part 1, we have completed about different historical periods like ancient Egyptian, Babylonians, old Indian medicine, old Chinese medicine, Greek and Roman, and the Islamic contribution. So dear students, in this video tutorial, we are going to see again some of the important scholars and their contributions. So next one is the work of Sidler. So you have to remember about the work of the Sidler also, because we have already covered this point. The Sidler was a German scientist. He wrote the book, or he gave
बेसिकली टाइटल टू हिज थीसिस दैट इज एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका इन 1850। सिडलर ने एक थीसिस लिखा जो डील कर रहा था, किस चीज पे थीसिस लिखा? मेडिसिनल प्लांट्स पे, जिसपे उन्होंने प्लांट की डिस्क्रिप्शन दी, उनके यूजेस के बारे में बताया। उस थीसिस को उन्होंने नाम दिया एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका इन 1850। और वहीं से ये वर्ड जो फार्माकोग्नोस्टिका वर्ड है, फार्माकोग्नोसी वर्ड वहां से ओरिजिनेट होना शुरू हुआ। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट गैलन आल्सो। So it is, he's a Galen. So the Galen was a Greek pharmacist. He worked on the extraction of the chemical constituent from the plant. Galen एक Greek pharmacist थे, उन्होंने किस पे काम किया? Extraction पे। तो ये हम चीज डिटेल में पढ़ेंगे. What is extraction is all about? About the chemical constituent from the plant. So he developed various extraction methods. Therefore, the branch of the pharmacy which concerns with the extraction of the chemical constituents from plants and animals is named as the clinical pharmacy. तो clinical pharmacy हमने अलग से नाम दिया गया, जो कि डील कर रही है किससे? Extraction methods from the plants or animals. नेक्स्ट जो आपको नाम याद रखना है, इट इज कार्ल लिननस, एंड आई होप क्या किया था इन्होंने? द पीरियड इज 1707 टू 1778. ही गेव द बाइनोमियल सिस्टम फॉर नेमिंग द प्लांट. प्लांट को किस तरह से नाम रखना है. जैसे अगर हम आंवला की बात करें तो ये जो नाम है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, तो एम्बेलिका क्या है यहाँ पे? जीनस, ये उस प्लांट की जीनस का नाम है, and officinalis is the species name. Embellica is the name of the genus and officinalis is the species name. तो ये सिस्टम जो दिया, that is the binomial, दो नाम binomial. जैसे सपोज मेरा नाम है विक्रांत आर्य, that is आर्य relates to my caste, okay, or my surname you can say, my first name is the विक्रांत. वैसे ही Embellica officinalis में genus first name क्या है यहाँ पे? Embellica, that is genus, and second is the species. Then थर्ड वन इज द फैमिली. फिर आगे रिफॉर्म्ड किया गया, लेकिन तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किसके द्वारा दिया गया? कार्ल लिननस के द्वारा. ये आपको याद रखना है. So next one is the Bentham and Hooker. I hope you remember. Yes, five kingdom, five system of the classification. Plant kingdoms को five kingdom of classification किसने दिया? Bentham and Hooker. Five kingdom of classification is very very common and we are still using this system. Next उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में लिखना है, देन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में. तो बेसिकली व्हाट इज दिस सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन? सो दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली इन द साउथ स्टेट ऑफ इंडिया, इन द सदर्न इंडिया लाइक तमिलनाडु. डोंट वरी, वी विल कवर दिस इन डिटेल. सिद्धा सिस्टम और यू कैन से होम्योपैथिक सिस्टम और चाइनीज सिस्टम को हम थोड़ा बहुत एक डिटेल में भी करेंगे, लेकिन इस फार्माकोग्नोसी की हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ एक लाइनें इसकी भी इंक्लूड करनी है इसकी हिस्ट्री में, क्योंकि फार्माकोग्नोसी का ओरिजिन जो था वो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी रिलेट करता है. तो दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन साउथ स्टेट लाइक तमिलनाडु. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम प्री वैदिक पीरियड. तो वैदिक पीरियड से भी पहले, आयुर्वेद से भी पहले, प्री वैदिक पीरियड से सिद्धा सिस्टम की बात हो रही. इट वाज प्रैक्टिस्ड इवन द एरा ऑफ मोहनजोदड़ो. तो मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो के टाइम पे भी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अडॉप्ट हुआ. तो दिस इज सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो. तो दिस सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स और द मेटल्स एंड द मिनरल्स आल्सो. लाइक say for example neem, lemon and the garlic plants are given high importance in this system. Herbs are also used as well as some of the metals are also used in the form of bhasma or sindoor. तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में. व्हाट इज भस्मा, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन. बेसिकली दीज आर दी मेटेलिक फॉर्मुलेशन, जिसमें हम मेटल्स को भी यूज करके हम भस्म बनाते हैं. तो नेक्स्ट वन इज द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो इट वाज गिवन बाय यस डॉक्टर सैमुअल हैनेमन. वेरी इंपॉर्टेंट. ही वाज द पर्सनैलिटी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन. So he was a German physician, a chemist and a pharmacist. He gave a principle, उन्हें एक सिद्धांत दिया, like cures like, simila, simile, okay, syllabus and curenter. तो उन्हें एक सिद्धांत दिया simile, syllabus, curenter का. इसका मतलब क्या? like cures like. जो चीज सपोज सबसे कॉमन एग्जांपल है venom of the snake. स्नेक अगर किसी को सांप काट जाए तो अगर बहुत ज्यादा पॉइजनस स्नेक है तो डेथ हो सकती है. लेकिन अब स्नेक की अब एंटी वेनम जब हम बना रहे हैं तो उसी की डोज हमने अगर कम दी तो एज ए एंटी वेनम काम कर रही है. सेम इन केस ऑफ कोविड. वैक्सीनेशन का कंसेप्ट क्या है? कोविड का इंफेक्शन अगर किसी को हो जाए, सपोज किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, हम सब लोगों को पता है,
it will result into fatality or the lethality that it might cause death also. बट वैक्सीनेशन में हमने वही कोविड के वायरस से ही उस तरह से उसको वैक्सीनेट, उसकी तरह फॉर्मुलेशन बनाई जिसे हमने वैक्सीन नाम दिया, और उस वैक्सीनेशन में भी कोविड वायरस ही है, लेकिन उसकी हमने इस तरह से फॉर्मुलेशन बनाई हुई है, इस तरह से डोज एडजस्ट की है बेसिकली कि उससे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, उससे हमारी फेटलिटी और लिथलिटी होने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, कुछ लोगों में सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ लोगों को फीवर आ रहा है, वो एक कॉमन एक साइड इफेक्ट है। वैक्सीन लगाने के बाद ये कॉमन चीजें होती है। कई लोगों को हो सकता है वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाए एक्सेट्रा, कई लोगों को लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो लाइक क्योर्स लाइक में भी कुछ इसी तरह का सिद्धांत सैमुअल हैनेमन ने दिया, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसको नाम दिया गया द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सी इट इज ऑल्सो अवेलेबल, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय सैमुअल हैनेमन। अभी के लिए आपको बस एक ओवरव्यू ही याद रखना है इसका। नेक्स्ट वन ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमने थोड़ा बहुत किया। एंड द कंपोज सिस्टम, बेसिकली जो कंपोज सिस्टम है, इट वाज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट हैज स्प्रेड टू जापान एंड कोरिया। तो जापान एंड कोरिया में जो सिस्टम स्प्रेड हुआ इसको हमने कंपोज नाम दिया। तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें, आपने जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब हम इसको याद रखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक हाइपोथेसिस था, जैसे हमने आयुर्वेद में देखा द एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एंड आकाश। उसी तरह से चाइनीज थ्योरी क्या थी, इन अलग अलग थ्योरीज थी, जैसे यिन एंड यांग थ्योरी। यिन एंड यांग थ्योरी में क्या था, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, डार्क और लाइट साइड। तो ये सिंबल हम यूज देखा होगा आपने शायद, तो ये सिंबल कॉमनली यूज रिलेट करता है यिन एंड यांग थ्योरी से, जो कि चाइनीज सिस्टम में मेडिसिन से मिला। इसे हम डिटेल में करेंगे बाद में, फिलहाल आप इतना ही याद रखें। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अरोमा थेरेपी। तो एक जेंटल फोर्स एक फ्रेंच बेसिकली केमिस्ट थे, कॉस्मेटिक केमिस्ट, उन्होंने एक टर्म दी जिसको नाम दिया गया अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी का मतलब क्या है, जैसे हम स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, सपोज दिस इज अ स्टीम इनहेलेशन, तो अरोमा थेरेपी में भी हमने कुछ ऐसे प्लांट्स यूज किए जिसको हमने एज अ थेरेपी के लिए यूज किया। और वो प्लांट्स कैसे थे, जिसमें कि अरोमा था, मतलब एसेंस था। तो ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एसेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल टर्पेनॉइड्स इन अ पर्टिकुलर प्लांट। जैसे रोज है, तो रोज में एसेंस है, सबको पता है किसकी वजह से है, मैंने भी बताया आपको, एक केमिकल कंपाउंड है टर्पीन्स और टर्पेनॉइड्स की क्लासिफिकेशन में। उसी तरह से टर्मरिक में एसेंस है, या फिर फेनल या लौंग, जो हम कॉन्डिमेंट यूज करते हैं रसोई में कलिनरी यूजेस के लिए, उन सभी में एसेंस प्रेजेंट है, एरोमा प्रेजेंट है, जिसको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। वो किसकी वजह से है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है टर्पीन और टर्पिनॉइड्स की वजह से। तो अरोमा थेरेपी में हमने ऐसे प्लांट्स यूज किए दैट हैव सम पर्टिकुलर अरोमा एंड दैट दे आर यूजिंग द पर्टिकुलर प्लांट्स फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीजेस। जस्ट लाइक फॉर मसाजिंग के लिए हम इसमें यूज किए हमने ऑयल, जैसे दे आर मसाज स्किन और नेल्ड एंड आल्सो टेकन एज अ बाथ, एज अ हेडेक, as a stress to reduce the stress, insomnia. Different type of plants are used in aromatherapy like basil मतलब तुलसी, black pepper, caraway, eucalyptus मतलब जो सफेदा है, then fennel, सौंफ, garlic, geranium very very important, jasmine, lavender, rosemary, sandalwood. तो these all have a particular aroma जिसको हमने use किया. This concept was given by gentle force of French cosmetic chemist. तो ये भी आपको इस चीज में याद रखना है. As you can see over here, this is the aromatherapy in which we are using different type of oils also. So I hope this is clear to you. So we have completed the historical part also. So in the next video we will see the different type of scope of the pharmacognosy. So I hope this is clear to you. Thank you very much for your patience and listening. I welcome you all in the next video tutorial of pharmacognosy and phytochemistry 1. So dear students, in this video tutorial, we are going to cover the scope of pharmacognosy. So let's start the scope of pharmacognosy and the phytochemical industry. Yes, it has a bright scope in India as a phytochemical industry is growing faster and it is one of the major branches of the pharmaceutical curriculum and represent one of the oldest branch of the profession of the pharmacy. अभी तक आप लोगों ने फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स, यस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो गई फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी ऑल्सो। बट इस सेमेस्टर से आपको एज पर पीसीएस सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जिसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लिया है फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो फार्माकोग्नोसी, एज वी नो, द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, इसमें हम जो भी ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो नेचुरल सोर्सेज से कर रहे हैं। तो
हर जगह पे हम नेचुरल प्लांट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हर जगह का मतलब क्या है, हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, आप अपने आसपास देख लीजिए, जितने भी कॉस्मेटिक्स है उसमें सभी के सभी मैक्सिमम हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। चाहे वो रोज हो या किसी भी तरह का फ्लेवरिंग जैस्मिन हो या कोई एंटीसेप्टिक नीम हो या टूथपेस्ट की बात करें क्लव हो या कलिनरी, अगर आप रसोई की बात करें अपनी कलिनरी प्रैक्टिसेस में धनिया हो, हींग, मेथी, गार्लिक, अनियन, these all are the natural ingredients. So pharmacognosy is not only used in the cosmetic industry but in the pharmaceutical industry as a treatment, as a prevention. जितने भी आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नेचुरल प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं, एज अ जनरल टॉनिक यूज करते हैं, एज अ प्रिवेंशन यूज करते हैं और एज अ ट्रीटमेंट भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इट हैज अ ह्यूज स्कोप। बोलने का मतलब क्या है, ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, इट हैज अ ह्यूज स्कोप बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सप्लोरिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड द नेचुरल सोर्सेज एवरीवेयर इन इंडस्ट्री। हर जगह पे हम उसको यूज कर रहे हैं। सो अगर एशियन टाइम की बात करें, इन एशियन टाइम्स हर्ब्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स आर कन्वर्टेड इनटू पंजेंट मिक्सचर्स एंड वेरियस scholars we have read about the Dioscorides, Hippocrates, etc. So the pharmacognosy embraces knowledge of history. Pharmacognosy में हमने जब डेफिनेशन की थी तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री। तो किसी भी ड्रग को हम किस तरह से यूज करेंगे, उस ड्रग का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इट ऑल्सो help us to know about the historical background of that particular drug. इसलिए pharmacognosy embraces the knowledge of the history. तो pharmacognosy embraces knowledge of history, distribution, cultivation, collection, selection, preparation, commerce, identification, evaluation, preparation or preservation, the use of the drug for market. तो किसी भी ड्रग के बारे में हम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं pharmacognosy में। और कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग को हमें लिमिट नहीं किया, इसमें एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक्स, फ्लेवरिंग एजेंट, कॉन्डिमेंट, बेवरेजेस, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, रोडेंटिसाइड्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द फार्माकोग्नोसी। So you have to remember this point. It embraces knowledge of history. So it plays a vital role between the pharmacology and the pharmaceutical chemistry. On the other hand, between the pharmacy and the pharmacy administration on the other. So yes, very important. The pharmacognosy played a vital role between pharmacology and the pharmaceutical chemistry. Very, very important. Next important point. So the like pharmacology, like pharmacognosy, it is an outgrowth of the old time materia medica. materia medica क्या है? बेसिकली हमने materia medica हम किसी भी एक बुक को बोल सकते हैं। पहले बुक्स लिखी जाती थी जिसमें कि प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में, प्लांट्स के यूजेस के बारे में, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में दिया जाता था, उसे हमने materia medica वर्ड हम यूज करते थे। एज यू कैन सी दिस इज द materia medica जो कि अलग अलग ऑथर द्वारा लिखी गई है। हम बोल सकते हैं pharmacognosy basically it is an outgrowth of the old time materia medica. किसी भी चीज के कोरिलेशन को एस्टेब्लिश करने में इट हैज अ रोल, सो इट इज इजी टू सी द कोरिलेशन ऑफ टू साइंसेस, दैट इज द फार्माकोलॉजी एंड द फार्माकोग्नोसी. So for example, the pharmacology student has more understanding of the action of the belladonna leaf. सपोज करिए एक एग्जांपल दिया है कि एक कोई फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट है, अगर एक प्लांट है बेलोडोना, तो बेलोडोना इज वाइडली यूज्ड एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। आप लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, व्हाट इज दिस एंटीकोलिनर्जिक? बेसिकली दे आर यूज्ड टू डिक्रीज द बॉडीली सिक्रीशंस। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक्स, अगर कोई फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट है उसको एक्शन के बारे में ज्यादा पता है। बट इफ अ पर्सन इज अवेयर ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द ड्रग एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी उस इंसान को। तो अगर वो ड्रग किसकी वजह से एक्ट कर रही है और वो उस प्लांट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो इन चीजों को भी जान लेगा तो इट विल हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन टू एक्वायर गुड नॉलेज इन दैट फील्ड. So even in the pharmaceutical chemistry, just read this line, some of the laboratory procedure in the pharmaceutical chemistry have some counterparts in the extractions. Pharmaceutical chemistry में भी हमें अगर extraction के practicals आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे there are some extraction related to the practical and the microchemical test that is essential for the identification and evaluation of the certain drugs. तो उसमें भी हम फार्माकोग्नोसी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके केमिकल टेस्ट्स यूज करते हैं और उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो हेल्पफुल है. एंड because of this knowledge, the drug constituents and their physical properties, the pharmacist is able to predict the incompatibilities in the real compounding. So it will help the pharmacist to predict the incompatibility. अगर किसी ड्रग में कोई incompatibility है, मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस दूसरे के साथ ठीक नहीं बैठ रहा, incompatible है, तो it will pharmacognosy will help in studying that also.
और अगर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी भी स्टिल 70% पीपल ऑफ द लिविंग इन द रूरल एरियाज आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ देयर डिजीजेस. सपोज अगर ट्रेंड की बात करें, हर्बल मेडिसिन अ ग्रोइंग फील्ड विद अ लॉन्ग ट्रेडिशन, तो हर्बल मेडिसिन का धीरे धीरे there are increasing use of the herbal medicine in different fields, and the global herbal medicine is estimated to grow at the rate of 5.88%. एक चीज आपको याद रखना है, as per WHO still 60% of the world population relies on the herbal medicine, and about 80% of the population in the developing countries depend almost totally on the herbal medicine for primary health care need. तो याद रखना है, अपनी primary health care needs के में still 60 to 80% people living in the world are dependent upon the herbal medicine. This is the report as per World Health Organization. तो yes, बहुत ज्यादा स्कोप है, वेरी मच क्लियर. एंड इवन इंडिया ऑल्सो, हमारे पास बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हम हर्बल मेडिसिन से डील कर रहे हैं. डोंट वरी, आई विल शेयर यू द वीडियो. अभी मैंने एक लेक्चर लिया है आपके सीनियर्स का, जिसमें प्लांट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया है मैंने. वो भी मैं आपको इस लेक्चर के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इंडिया कहां कहां पे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि हर्बल मेडिसिन प्लांट से डील कर रहे हैं. एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट ऑल्सो इन दिस नोट्स. आप उसको भी ऐड कर सकते हो. यू कैन राइट नेम ऑफ द सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन दिस वीडियो ऑल्सो. तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है स्कोप में. अगेन आई एम रिपीटिंग. तो फार्माकोग्नोसी गिव अ साउंड नॉलेज ऑफ द वेजिटेबल ड्रग्स अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग्स अंडर जूलॉजी. क्योंकि हमने स्टडी किया फार्माकोग्नोसी, हम सब कुछ स्टडी करेंगे ड्रग का. सब कुछ का मतलब क्या है, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री अप टू द प्रोसेसिंग टू द मार्केट. So it also includes the knowledge of the plant taxonomy, plant breeding, plant pathology, genetics, and by this knowledge one can improve the cultivation methods for both medicinal and aromatic plants. And nowadays phytochemistry has undergone the significant improvement. तो हमारे सिलेबस में भी phytochemistry है, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. Next, a vital contribution to the advancement of the natural science. So this can be done by advanced technologies of cultivation, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर. तो नेचुरल में हमने फार्माकोग्नोसी का रोल देखा. देन द कांसेप्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफ द फार्मास्यूटिकल. तो फार्माकोग्नोसी के साथ हम बाकी साइंसेस को मिला के वी कैन इंक्रीज और एडवांस अवर नॉलेज ऑफ द नेचुरल साइंसेस और अबाउट द प्लांट्स. ओके, तो इट ऑल्सो गिव्स द नॉलेज ऑफ द कीमोटैक्सोनॉमी, बायोसिंथेटिक पाथवेज फॉर द पर्टिकुलर प्लांट्स. तो हम ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है. व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी, व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज, तो हम इसको डिटेल में करेंगे. इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड द मेडिसिनल केमिस्ट्री. यस, ऑफ कोर्स द न्यूली डिटेक्टेड प्लांट ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू मेडिसिन एज अ प्यूरिफाइड केमिकल्स. हमने एग्जांपल किया, क्यूनिन हम यूज नहीं करते, लेकिन आज की डेट में वी आर कन्वर्टिंग, we are making the semi-synthetic derivative of the quinine and using it as a drug. So pharmacognosy is essential for the evolution of the new medicine because the crude drugs are used for the preparation of the granules or as a source of the therapeutic active metabolites. In short, we can say that pharmacognosy is an important link between the pharmaceuticals and basic science as well as Ayurvedic plus allopathy. तो Ayurved plus allopathy के बीच में link है, that is known as the pharmacognosy. So pharmacognosy is science of active principle of crude drugs and which can be helpful in dispensing, formulating and manufacturing of the dosage form. In other words, we can say that the complete knowledge of the pharmacognosy will help in the studying the recent trends of the industries. So I hope this is clear. So I hope this will give you a brief idea about the scope of pharmacognosy. So thank you very much for your patience in listening. In the last, I acknowledge all the sources. See you in the next class.